नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सेशन है जनजाति के ऊपर पार्ट 2, जिसमें हम विशेष पिछड़ी जनजाति एवं उनकी बोली को समझेंगे। जो भी जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ में, उनकी बोली को भी हम कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में हमने बहुत कुछ जाना था जनजातियों के बारे में। आइए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो पार्ट 2 है, एक बार जो पार्ट 1 से संबंधित हमने जो भी पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये जनजातियों का पार्ट 1 में हमने जो छत्तीसगढ़ की जनजातियों को स्टार्ट किया था, हमने ये जाना कि हमने इसको 3 भाग में बांटा। ठीक है, उत्तरी, मध्य और छत्तीस जो कि दक्षिण क्षेत्र। ठीक है, तीन तीन भाग में बांटते हैं, यानी 3 संभाग, 3 क्षेत्र में बोल सकते हैं इसको। संभाग में नहीं, आप कहेंगे 3 क्षेत्रों में बांटा था हमने जनजातियों को। उसी के आधार पर हमने इसको याद करने की कोशिश की, जैसे उत्तरी, मध्य और दक्षिण। ठीक है, अब हमने ये जाना था कि जो भी जनजाति से संबंधित प्रावधान है कि इसमें आर्टिकल 342 में मेंशन है। भारत हो या छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में जनजातियों के प्रावधान का उल्लेख है, प्रॉपर है। ठीक है, अब इसके प्रकार की बात करें, पूरे भारत में 706 और छत्तीसगढ़ में कुल 43। और मैं बात करूं विशेष पिछड़ी जनजाति कितनी है, भारत में 75 और छत्तीसगढ़ में कितनी है, कुल 7, जिसमें 5 केंद्र सरकार और 2 राज्य सरकार द्वारा। क्या सभी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है? क्या हम किसी भी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त या दर्जा दे सकते हैं? जी नहीं। याद रखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट के द्वारा ही इस विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त होता है, उनके कहने पर ही होता है। जब राज्य सरकार कोई अगर किसी जनजाति को, खासकर इस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दीजिए करके जब आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट किया जाता है, प्रेसिडेंट को ये लेटर भेजा जाता है, तो याद रखेंगे प्रेसिडेंट जो कि उस राज्य के गवर्नर से डिस्कस करते हैं और उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि उस राज्य के अंतर्गत आने वाली जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देना चाहिए या नहीं। यानी फाइनल सुप्रीम ताकत, जो पावर है, किसके पास है? प्रॉपर प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, जब उनके कहने के बाद ही किसी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त होता है। यानी शुरुआत में 5 जो कि केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया कि ये विशेष पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ में, और राज्य सरकार के द्वारा 2, यानी इन दो ऐसी जनजाति को राज्य सरकार ने क्या किया होगा, प्रेसिडेंट के पास ये भेजा होगा कि इनको भी आप विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़ी हैं, साक्षरता दर कम है, इनकी जनसंख्या कम है। बहुत कम होने के कारण इकोनॉमी, आप सब इसका जो मापदंड देखेंगे उसके आधार पर, तो किसने अप्रूवल दिया होगा? फाइनली आपको प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया होगा कि हाँ, गवर्नर से डिस्कस करने के बाद, जी हाँ, अब इनको हम विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दे सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब प्रतिशत के आधार पर बात करें, पूरे भारत में 8.6 और छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ अगर बात करें तो 30.62%, जो कि छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हैं। ठीक है, कुल जनसंख्या का इतना प्रतिशत, ये बहुत ही बेसिक डिटेल। अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इनका क्रम ज़्यादा है, और जिले की बात करें जशपुर में, है ना। और जनजातियां जो कि पूरे भारत में भील सबसे ज़्यादा है, और जो कि छत्तीसगढ़ में केवल जोगोन। हमने ये डिटेल पहले लेक्चर में अच्छा से पढ़ा हुआ है, अब थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम आगे निकलेंगे, है ना। तो प्रोविज़न, अब जब इसमें बात करते हैं, देखिए, जब मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 क्या कहता है? यह कहता है कि जो उस समय जनजाति की सूची में थी, यानी जनजाति को जो सूची थी, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, हिस्सा है छत्तीसगढ़, मान के छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जो भी जनजातियाँ आती हैं, और पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बनने से पहले यह तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, यानी उस समय जो सूची के अंतर्गत जितनी भी जनजातियां आती थी, उसको एज इट इज छत्तीसगढ़ में लिया गया, बिना किसी चेंजेस के, यानी उन सभी जनजातियों को स्वतः ही छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मान लिया गया। दोबारा उसमें अधिसूचित नहीं किया गया, बल्कि पुरानी सूची को ही स्वीकार किया गया। यह कहता है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, और धारा 20 के तहत जितनी भी जनजातियां थी, उन जनजातियों को ले लिया गया, जैसे 43 प्रकार की जनजातियां और उनकी उपजातियां, 161 उपजातियां जो विभाजित है उनको। तो बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के, न बिना कोई नया कानून बनाए, ठीक है, कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना कोई सूची बनाने की आवश्यकता पड़ी। जो जैसा था उस सूची को क्या मान लिया गया? प्रॉपर वैध मान लिया गया। ठीक है, और उनको बराबर जो आरक्षण है वो प्रदान किया गया। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, जो जब हम बात करेंगे संस्कृति के आधार पर, उत्तर, मध्य और दक्षिण, आप 3 क्षेत्रों में बांटिए, आपको बहुत आसानी से याद होगा। ये हो गया आपका उत्तर, ये पूरा क्षेत्र आप ले लीजिए, मध्य और ये दक्षिण। अब देखिए, उत्तर क्षेत्र में जो सरगुजा वाला क्षेत्र है, सरगुजा संभाग, और रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, ठीक है, आरबीडी, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, ये जो तीनों को मिला के मध्य ले लीजिए आप, और आपका बस्तर संभाग जो कि दक्षिण यानी सदन। ठीक है, उत्तर सांस्कृतिक, यानी अब
जब इसको आप बांटते हैं, इनकी जीवन शैली, इनके रीति रिवाज, इनके पारंपरिक, आप इनके संस्कृति के आधार पर आपने क्या किया, 3 क्षेत्रों में इसे बांट दिया। ठीक है, यानी आप देखेंगे अगर दक्षिण क्षेत्र, इनकी जीवन शैली, संस्कृति, पर्व त्योहार, रीति रिवाज बहुत अलग है, इनका जो बोली भी अलग है। और आप मध्य क्षेत्र में जाएंगे तो अलग है, उत्तरी साइड जाएंगे तो अलग है। तो आपने संस्कृति के आधार पर 3 भागों में बांटा है छत्तीसगढ़ को, जो कि उत्तर, मध्य और दक्षिण, ऐसे हमने पढ़ा पहले लेक्चर में। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने ये जाना कि विशेष पिछड़ी जनजाति है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है। पीवीटीजी का उद्देश्य, इस जो पीवीटीजी है इसका पहले नाम क्या था, पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप था। इसका नामकरण कब किया गया, 2006 में इसका नाम बदल के कर दिया गया पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के नाम से, जो कि चेंज किया गया। पहले पीटीजी था, अब क्या कहा जाता है, पीवीटीजी। और नामकरण कब हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, 2006 में इसका नाम को बदल कर किया गया। अब विशेष पिछड़ी जनजाति कितनी है भारत अपने छत्तीसगढ़ में, कुल 7 हैं। अब इस 7 में 5 हैं जो कि बैगा, भुजमाड़िया, कोरकू, ये कोरकू नहीं होगा, ये कमार है। ठीक है, यहाँ गलत छपा हुआ है, कमार जनजाति, पहाड़ी कोरवा और बिरहोर। ठीक है, कुल 5 जनजातियाँ हैं, और 2 जो कि राज्य सरकार द्वारा, भुंजिया और पंडो। ठीक है, भुंजिया और पंडो, इसका विशेषकर ध्यान देंगे। पहले क्लास में भी ये गलती हुआ है, कोरकू नहीं होगा, ये कमार होगा। आप बैगा, भुजमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा और बिरहोर, इनको केंद्र सरकार ने 5 जनजातियों को क्या दिया है, खासकर विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त दिया। और फाइनल कौन कहता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अप्रूवल मिलता है किसी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो 43 प्रकार की हैं। अब क्या सभी विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, जी नहीं, जिनके द्वारा कहा गया है, कौन, प्रेसिडेंट के द्वारा ही एक फाइनल अप्रूवल मिलता है, उसके बाद ही किसी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा 2, भुंजिया और पंडो को। ठीक, अब जब हम बात करते हैं, ये कोरकू नहीं होगा, कमार होगा। ठीक है, अब हमने एक कहानी आपको मैं बताता हूँ क्यों पिछड़ी जनजाति है। देखिए, जो पद्मश्री सम्मानित 2024 में श्री जोगेश्वर यादव जी, हाल ही में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। इन्होंने बताया था कि जो बिरहोर है, खासकर क्या करते हैं, ये जो बिरहोर जनजाति, ये बिरहोर जनजाति इतने पिछड़े हैं, और ये प्राचीन समय में, पहले पूर्व की बात करें तो ये बंदर को, जो कि मंकी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, बंदरों का शिकार करके खाते थे। ठीक है, शिकार करते थे ये लोग, बिरहोर लोग। अब आप अगर बिरहोर हो तो क्या किसी को समाज में बताओगे। और बिरहोर की कहानी थोड़ा बहुत लोगों को पता है कि बंदरों को मार के खाया करते थे। तो आप खुद नहीं आओगे शर्म के मारे समाज के प्रति, समाज के बीच में नहीं आओगे कि मैं बिरहोर हूँ, खुद नहीं बताओगे, क्योंकि थोड़ा बहुत शर्म आता है, या बोल सकते हैं थोड़ा सा कह सकते हैं कि लोगों के बीच में कहने में भी थोड़ा सा एक हिचकिचाहट बोल सकते हैं। ठीक है, तो शर्म नहीं बोल सकते, हिचकिचाहट बोल सकते हैं, जो कि लोगों को बताना सही नहीं समझते थे। तो बिरहोर की संख्या सबसे ज़्यादा झारखंड साइड पाई जाती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्र में पाई जाती है। और इनकी कुल संख्या, इन्होंने मुझे बताया कि इनकी कुल संख्या लगभग 1200 से 1300 के आसपास है अभी। यानी जो बिरहोर, इनको जो पता चला है कि अभी, अब ये कैसे पता चला, तो इनको कहा जाता है, जोगेश्वर यादव जी को, बिरहोर के भाई। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है कि बिरहोर के भाई के नाम से किन्हें जाना जाता है। याद रखेंगे, श्री जोगेश्वर यादव जी को बिरहोर के भाई। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन, ये जो सरगुजा जशपुर क्षेत्र में रहते हैं, अपना पूरा जीवन इन्होंने बिरहोर के लिए काम किया, समाज को उठाने के लिए, समाज के प्रति जो इनको, जो बिरहोर लोग थे उनको समाज में लाने का, इनको इन्वॉल्व करने का, चाहे वो शिक्षा के आधार पर साक्षरता हो या समाज में बराबर दर्जा प्राप्त कराने का जो जिम्मा उठाया था पहले बचपन, मतलब कह सकते हैं बहुत पहले से, लगभग अपने 40-50 साल इन्होंने उसी कार्य के लिए दे दिया। तो इसी समाज के प्रति कार्य करते हुए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जोगेश्वर यादव जी को। अगर आज भी किसी व्यक्ति को यह पहचानना है, अगर किसी व्यक्ति के बारे में कोई अगर कहता है कि हाँ मैं बिरहोर हूँ, तो इनसे सजेशन लिया जाता है, सरकार के द्वारा पूछा जाता है कि भैया आप बताइए ये बिरहोर व्यक्ति बिरहोर है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति आज जाके बोलता है नहीं भैया मैं तो बिरहोर हूँ, आप, तो सरकार इनसे हेल्प लेती है, जोगेश्वर यादव जी से, कि ये व्यक्ति बिरहोर है या नहीं है। तो ये है कहानी इनकी, आज भी इनसे पूछा जाता है। कैसे, अब इनकी जीवन शैली के आधार पर, अब इन्होंने मुझे बताया कि मैंने इनसे पूछा कि सर आप कैसे पता करते हो ये बिरहोर है या पहाड़ी कोरवा है या कैसे है। तो ये इन्होंने मुझे बताया कि उनकी जीवन शैली
और उनका जो खान-पान, उनका कृषि का पद्धति, ठीक है? उनका जो कृषि करने का तरीका है, तो इन सब चीज़ से मैं पता करता हूँ और उनके बारे में पता करता हूँ। अब ये बिरहोर जो होते हैं, इनको अगर आप चावल दान करोगे, धान दान करोगे, तो क्या करते हैं, एक उनको पकाते नहीं हैं, डायरेक्ट कूट के खाते हैं और बाकी धान को छुपा लेते हैं, छुपा-छुपा के रखते हैं। तो इनका जो जीवन शैली है, उसके आधार पर है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे अब इसके ऊपर रिसर्च सेंटर है कहाँ पर, जो कि रायपुर में, आपका नवा रायपुर अटल नगर में जनजातीय से संबंधित जो कि रिसर्च सेंटर है कहाँ पर, रायपुर में। और देश का 15वां क्रम का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, रायपुर में। और पूरे भारत में सबसे पहला रिसर्च सेंटर जनजातीय, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ी जनजाति के ऊपर कहाँ पर, तमिलनाडु के तंजावुर में इसका खोला गया था, ठीक है, रिसर्च सेंटर। वहाँ पर सबसे पहला, एक लगभग 1983-84 की बात है, जहाँ पे आपके तमिलनाडु के तंजावुर में रिसर्च सेंटर पहला। उसके बाद देश का 15वां क्रम जो कि रायपुर अटल नगर में है, ठीक। यह है कहानी इनसे संबंधित। हमने अब ऊपर में जो भी जनजाति, इनको याद करने का एक ट्रिक्स के माध्यम से याद किया था। वो क्या था, देखिए आपको मैं दो व्यक्ति की कहानी बताता हूँ। ये है मांझी, ये है राव। देखिए मांझी और राव बढ़िया सो रहे थे, ठीक है। अब ये कोरकू क्या करता है, बहुत ही बदमाश है। अब इनका सोना ना देखकर ये क्या करता है, इसको आके मुंडा कर देता है। किसको, राव को। ये राव को क्या कर दिया, मुंडा कर दिया। कौन, कोरकू। तो देखो राव सो रहा था, कोरकू उसको मुंडा कर दिया। मांझी बोला, ये है मांझी, ठीक है। मांझी बोला खैर मुझ पर तो वार नहीं किया, ठीक है। लेकिन इसमें एक व्यक्ति छुपा हुआ है, पंडो, जो कि पंडो अपने भैया के साथ आराम से बैठ के बियर पी रहा था। अब देखो, अब यहाँ से आप ट्रेस करो, जो कि राव से बना उराव, ठीक है। सो रहा था, सौता, ठीक है। कोरकू जनजाति, मुंडा जनजाति, मुंडा से मुंडा जनजाति, मांझी से मांझी जनजाति। बोला खैर खैर मुझ पर वार नहीं किया, खैरवार जनजाति। मुझ पर वार, ठीक है, मंझवार जनजाति, मुझवार, ठीक है, मंझवार जनजाति। पर पंडो, पंडो से बना पंडोब, आराम से बियर, आराम से भैया के साथ पी रहा था बियर। भैया से बनेगा, ठीक है, भुइयाँ, ठीक है। और बियर से बनेगा बियार जनजाति, ठीक है। उराव सो रहा था, कोरको उसको क्या किया, मुंडा कर दिया। मांझी बोला खैर मुझ पर वार नहीं किया, मुझ पर से बनेगा मंझवार, खैर से बनेगा खैरवार, पर से बनेगा पारधी। पंडो, पंडो जो कि बियर पी रहा था भैया के साथ, ठीक है, भैया भारिया। तो ये बढ़िया हो गया। कहानी के माध्यम से उत्तर क्षेत्र की जो सांस्कृतिक के आधार पर आपको पूरी जनजातियां मैंने अच्छे से याद करा दी। अब ये होता है कोरवा जनजाति, जो कि कोरबा क्षेत्र और सरगुजा जशपुर क्षेत्र में निवासरत है, ठीक है। कोरवा, कोरवा जो कि कोरवा है ना। और यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि भील, भील बहुत कूल है, भील बहुत कूल है। और ये भील कूल कहाँ पर है, एमसीबी और कोरिया क्षेत्र में भील बहुत कूल है। तो भील से बनेगा भील जनजाति, कोल से बनेगा कोल जनजाति। ये दोनों जनजाति आपका उत्तर क्षेत्र का लगभग आधा से ज़्यादा आपका जनजाति हुआ खत्म। अब बात करेंगे मध्य क्षेत्र की। ये जो क्षेत्र है, ठीक है, मैकल श्रेणी का पर्वत आता है। अब इसकी भी एक कहानी आपको मध्य क्षेत्र की, इस साइड की, जो इस क्षेत्र का, यहाँ पे जितनी जनजाति है यहाँ पे आपको याद हो जाएगा। देखिए कौन सी कहानी, बैगा लोग जहाँ पाँव रखते हैं धनवान हो जाते हैं। बैगा लोग के पास धन बहुत होता है और ये बिलासपुर घूमने गए, ठीक है। अब देखो बिलासपुर, तो ये जो बैगा अगर ये लोग के पास बहुत ज़्यादा धन होता है, धनवान होते हैं, धनवार, पाव जहाँ रखते हैं पाव प्रधान। तो ये जो बिलासपुर वाले क्षेत्र है ये लोग बहुत धनवान होते हैं। आप ऐसे याद रखिए, बैगा लोग जहाँ भी पाव रखते हैं धनवान हो जाते हैं। तो ये जो इस तरफ की कहानी के माध्यम से आपको आराम से याद हो गया। अब देखिए ये हो गया बैगा साइड की कहानी, ठीक है। अब इस तरफ की देखते हैं, आपका इधर हो गया कंप्लीट। अब इसको से याद करते हैं। देखिए यहाँ पे भिंजवार, सौरा जनजाति, कंडरा, भुंजिया और कमार जनजाति, इनको आप इस तरफ की जो जनजाति हैं खासकर धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, जो ऊपर का जो क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। जांजगीर चांपा साइड आपका भिंजवार मिलते हैं, सौरा, कंडरा, ये लोग उधर थोड़ा सा फैले हुए हैं। लेकिन जो भुंजिया और कमार है खासकर गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अब भुंजिया और कमार कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं, है ना, कि कैसे याद करें और कैसे इसको ट्रिक से याद करें, ठीक। और ऊपर हो गया आपका जो ये क्षेत्र है यहाँ पर भैना जनजाति, जो आपका नीचे से कोरबा, कोरबा से जो नीचे क्षेत्र है, शक्ति, जांजगीर चांपा, ये सब क्षेत्र में क्या पाया जाता है, भैना और कंवर जनजाति। इधर जो जशपुर सरगुजा क्षेत्र मैंने बताया योगेश्वर यादव जी के बारे में, जो सरगुजा के जशपुर, इधर जो क्षेत्र है उड़ीसा वाला क्षेत्र, ये बिरहोर पाए जाते हैं। और नगेशिया, इस तरफ का जो क्षेत्र है बिरहोर, नगेशिया पाए जाते हैं, ठीक। अब यहाँ वाला अगर ट्रिक से आपको याद करना है तो यहाँ का भी लिए आपके लिए भी ट्रिक है। देखिए गरियाबंद में एक व्यक्ति है, कौन है, गरियाबंद में एक व्यक्ति है खमारी, इसका नाम है खमारी, ठीक है। खमारी के पास दो पुतला हैं, पुतला एक पुतली। अब पुतली का जो है कमर जल जाता है कुछ खाना बनाते बनाते घर में, ठीक। पुतली का जो है कमर जल जाता है,
तो जलना से बना भुंजिया, भुंज गया, इतना कमर पूरा भुंजा गया। तो गरियाबंद में कौन से व्यक्ति है? खमारी, जिसका है नाम है खमारी बोल सकते हैं, कमारी बोल सकते हैं, जिसका क्या जल गया? कमर जल गया। यानी जलने को हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जल गया, को हम अरे कुछ ज़्यादा भुंजा गया यार, ठीक है, इसी बोलते हैं। तो भुंजा से बना भुंजिया जनजाति, कमर से बना कमार जनजाति, और कमार जनजाति की बोली क्या हो गई? कमारी, कमारी बोली। तो भुंजिया और कमार जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है? आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, गरियाबंद, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिडिल वाला क्षेत्र। अब दक्षिण क्षेत्र के बारे में हमने ये पढ़ा कि हल्बा, मुड़िया, दंडामी माड़िया, माड़िया, भतरा गदबा। भतरा गदबा खासकर जो कि बस्तर क्षेत्र में, अबुझ माड़िया जो कि नारायणपुर क्षेत्र में, और दोरला जो कि खासकर दोरली बोली सुकमा क्षेत्र में। ठीक, ये कुछ आपकी जो क्षेत्र के बारे में हमने पार्ट 1 में ऐसी चीज़ों को कंप्लीट किया था। ठीक है, ये पूरा कहानी हो गया आपका जनजातियों के बारे में। आपने भुंजिया और कमार, जो गरियाबंद में एक व्यक्ति है कमार, कमर, उसके पास 2 पुतली थी, पुतली का कमर जल गया, तो कमर के जलने को हम ज़्यादा कुछ ज़्यादा जल गया तो भुंज गया बोल सकते हैं। तो भुंजिया कमार कहाँ मिलते हैं? गरियाबंद में एक व्यक्ति कमार, ठीक है, उसके कमार की बोली है कमारी। और भुंजिया लोग ज़्यादातर हल्बी, छत्तीसगढ़ी, उड़िया बोलते हैं, ठीक है। अब ये भिंजवार, सौरा, अब इनके बोलियों को आज हम ट्रेस करेंगे हमारे दूसरे सेशन में। अब देखिए, अब छत्तीसगढ़ की, अब हम आए हैं स्पेशल, जो कि खासकर हमारे पार्ट 2 पे पहुँचे हैं अभी। तो ये लगभग ये कहानी थी। अब जो पार्ट 2 है इसको आप समझेंगे जनजातियों की बोली के हिसाब से, ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ एवं बोली। अब जब मैं बात करता हूँ छत्तीसगढ़, जो कि आपके यहाँ बीच में है, इस तरफ है महाराष्ट्र, उड़ीसा, तो क्या आप कह सकते हैं? आप देखिए, अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं, अगर आप अपने दोस्त के साथ जब 1 महीना 2 महीना रहते हैं, तो कुछ दोस्त एक दूसरे के साथ बढ़िया सिगरेट पीना सीख जाते हैं, कुछ लोग बढ़िया खेलना कूदना सीख जाते हैं। यानी क्या मिल रहा है? उनका गुण मिल रहा है। क्या मिलता है? गुण मिलता है। यानी 2 अलग अलग व्यक्ति, 2 अलग अलग कल्चर से 2 लोग एक जगह मिलते हैं। जैसे देखिए, आप एक छत्तीसगढ़ी हैं, आप एक उड़ीसा वाले व्यक्ति से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में गुण का मिलाप होता है। आपसे कुछ गुण वो सीखेगा, उसके गुण कुछ आप सीखेंगे, तो गुण का मिलाप होता है, यानी मिश्रण होता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता जब 2 अलग अलग संस्कृति, यानी महाराष्ट्र का जो इस क्षेत्र का संस्कृति है, उड़ीसा का इस क्षेत्र का संस्कृति है, तो क्या संस्कृति का मिलाप नहीं हुआ होगा? ज़रूर हुआ होगा। तो जब संस्कृति का मिलाप होता है, उसके गुण में मिलावट होती है। जब 2 अलग अलग संस्कृति का मिलावट होता है, उससे एक बोली का भी जन्म हो सकता है। क्या हो सकता है? एक बोली का भी जन्म हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अधिकांश जब अब छत्तीसगढ़ के जो ये वाला जो हिस्सा देखेंगे, कहाँ का? ये जो हल्बा, हल्बा क्षेत्र, जब 2 अलग अलग जनजाति या 2 अलग अलग बोली का, जब संस्कृति का, जब, क्योंकि उसकी संस्कृति अलग है, आपकी संस्कृति अलग है, जब 2 अलग अलग संस्कृति का मिलाप होता है, तो क्या एक दूसरे का जो गुण है शेयर नहीं होगा? जरूर होगा। तो क्या ऐसा नहीं है कि एक जब गुण शेयर होता है तो एक अलग जनजाति का विकसित नहीं हुआ होगा? हुआ है। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो भैना और कंवर, ये सब जो है कि मिश्रित जनजाति है, ठीक है। किसके अंतर्गत आती है? मिश्रित जनजाति के, यानी गुण का, यानी संस्कृति का मिलाप हुआ होगा, तभी जाके एक जनजाति का विकसित हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए, जो भैना है, कंवर, गोंड से मिलके, ये जो हल्बा, गोंड, कंवर से मिलके ऐसा माना जाता है कि मिश्रित जनजाति है। तो संकर जनजाति भी कहा जाता है, संकर, ठीक है। संकर को ही शुद्ध कहा जाता है, मिश्रित जनजाति हिंदी में संकर, जो कि खासकर एक संस्कृत से लिया गया शब्द है संकर। संकर का होता है किसी दो चीज़ों का मिलना, उसको कहा गया मिश्रित जनजाति। तो ये जो भैना है, भैना जनजाति, यहाँ पर इस क्षेत्र में भैना है और इस क्षेत्र में बैगा है। क्या बैगा सिर्फ ये आपका राजनांदगांव से ऊपर सिर्फ फैले हुए हैं? जी नहीं, यहाँ तक है जब बैगा। अब जब जो बैगा है, बैगा और कंवर जनजाति के मिश्रण से बना है भैना जनजाति, यानी 2 अलग अलग संस्कृति का मिलाप हुआ है, उनके गुण बोल सकते हैं। तो ऐसे जब संस्कृति का मिलाप हुआ, एक नए जनजाति हमको देखने को मिला, जिसे कहा गया भैना। उसी तरह यहाँ पे एक जनजाति हमने पढ़ा, कौन सा? धनवार। ये जो पिंक सेक्शन में हमने पढ़ा, जहाँ भी पाँव रखते हैं बैगा लोग, धनवान हो जाते हैं, धनवार हो जाते हैं। तो जब धनवार की बात करते हैं, यानी गोंड, और गोंड जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख जनजाति है, न केवल दक्षिण क्षेत्र में बल्कि उत्तर और मध्य में भी पाया जाता है गोंड जनजाति। गोंड और जो कि कंवर जनजाति से मिलके बना आपका कौन सा? धनवार जनजाति बना है। किससे? गोंड और कंवर जनजाति से मिलकर आपका बना है धनवार जनजाति, ठीक है। तो ऐसे जनजाति, ऐसे कहा जाता है मिश्रित जनजाति। उसी तरह मंझवार, जो कि मुंडा, गोंड और कंवर से मिलकर बना है आपका मंझवार, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, मिश्रित जनजाति, संकर जनजाति आपसे पूछा जाता है।
तो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, क्या बोली में भी परिवर्तन नहीं हुआ होगा? ज़रूर हुआ होगा। जब दो अलग अलग संस्कृति का मिलाप होता है तो ज़रूर बोली में भी परिवर्तन आता है, एक नए बोली का जन्म। अब जब भी हम बात करते हैं भाषा या बोली की, तो देखिए आप पहले जानिए बोली। ठीक है, बोली जो कि स्थानीय क्षेत्र पे बोली जाने वाली भाषा को कहा जाता है बोली। और उसके बाद आता है आपका भाषा। क्या आता है? भाषा। जब बोली का क्षेत्र विस्तार होता है, यानी आप इसको सर्कल से समझिए, ये हो गया आपका ग्रीन शेड, ये हो गया आपका बोली वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र है आपका बोली, यानी स्थानीय क्षेत्र पे जो बोली है वो उसको बोली कहा जाता है, बोलने वाली भाषा को। यानी दो व्यक्ति के बीच में संवाद का जो चीज़ है यहाँ पे बोली। ठीक है, अब इसका जब विस्तार, जो क्षेत्र विस्तार होता है यानी बढ़ता है, तब इसे कहा जाता है भाषा। ये भाषा का रूप ले लेती है बोली। यानी अगर आप दक्षिण क्षेत्र में, ये जो खासकर ये जो क्षेत्र जाएंगे यहाँ क्षेत्र में, ये दोरली बोली है, दोरला क्षेत्र। यानी सुकमा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? दोरला। क्या दोरला सभी छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को आती है? जी नहीं, केवल स्थानीय यानी उस क्षेत्र पे बोली जाती है दोरली बोली, जो उस क्षेत्र के माध्यम से आती है। ठीक है, अब देखिए भाषा, ये जो भाषा का क्षेत्र है, ये रेड सेक्शन है भाषा। अब भाषा का प्रयोग कहीं ना कहीं आपके प्रशासनिक कार्यों में उपयोग होता है और लोगों के द्वारा आम चाल बोल भाषा में, जैसे कि यहाँ पे भाषा कह सकते हैं हिंदी, एक लोग की स्थानीय लोग बोलते हैं, लगभग पूरी लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे चीज़ों और प्रशासनिक वहाँ के आसपास लोग छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन जब एक बात करते हैं हम एक भाषा, यानी मानक भाषा कहा जाता है एक शब्द, मानक भाषा। ठीक है, 3 स्तर देख रहे हैं हम मानक भाषा। पहले हमने बोला बोली, जो कि स्थानीय क्षेत्र में जब इसका विस्तार बढ़ता है वो एक भाषा का रूप ले लेती है। और तीसरे जहाँ था मानक भाषा, यानी सरकारी काम काजों में, प्रकाशन में उपयोग होने वाले भाषा को कहा जाता है मानक भाषा। अब देखिए बोली, स्थानीय क्षेत्र की बोली को हम समझेंगे, हमने मानक भाषा के बीच जो डिफरेंस है इस चीज़ को समझा, अब बोलियों को समझेंगे। अब छत्तीसगढ़ में जो लोकल क्षेत्र में हमने ये कहा, जब दो अलग अलग संस्कृति का मिलाप होता है जरूर बोली में भी परिवर्तन आता है। देखिए आपको एक भाषा सुनाता हूँ यहाँ पे, जो कि खलटाही भाषा बताता हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ी और मराठी के मिश्रण से मिला है एक भाषा खलटाही भाषा। और इस क्षेत्र में आपका मराठा है, महाराष्ट्र है। ठीक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ी का जब मिलाप हुआ, दो अलग अलग संस्कृति का मिलाप होता है, तो भाषा परिवर्तनशील होती है। इसलिए क्या होता है, क्षेत्र और समय के साथ उस पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे खलटाही भाषा, उसी प्रकार उड़ीसा से मिलकर बना एक भाषा जो कि लरिया भाषा। क्या भाषा? लरिया भाषा। जब दो अलग अलग संस्कृति, उड़ीसा की संस्कृति अलग है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति अलग है, तो भाषा एक परिवर्तनशील है। शब्दों का लेन देन हुआ होगा, संस्कृति का लेन देन हुआ होगा, उसी के माध्यम से एक भाषा का जन्म, जो कि लरिया भाषा। ठीक है, उसी प्रकार बोलियों पे भी विस्तार। अब आधा हल्बा लोग यहाँ पर है, गोंड यहाँ पर है, यहाँ भी गोंड है, ऊपर भी गोंड है। तो जब दो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग बोली का मिलाप हुआ, तो अलग जनजाति का मिलाप हुआ, तो कहीं हल्बी बोला जाता है, कहीं छत्तीसगढ़ी। ठीक है, उसी प्रकार से हम समझेंगे। हमने ये जाना कि 5 अलग अलग जनजातियाँ हैं छत्तीसगढ़ में। अब इनके बोली को ट्रेस करेंगे। बैगा, बैगा लोग खास कर बोलते हैं बैगानी। ठीक है, अबुझ माड़िया लोग बोलते हैं माड़ी। कमार, मैंने गरियाबंद में एक व्यक्ति है कमार, कमारी की कहानी से बताया, जिसका कमर जो पुतले में ऐसा आग लग गया था, जलना से भूंजिया, जो कि गरियाबंद क्षेत्र में पाया जाता है। कमार की जो बोली होती है कमारी। ठीक है, बिरहोर लोग बिरहोरी बोलते हैं, पंडो लोग पंडोब बोलते हैं। ठीक है, कोरवा लोग कोरवी बोलते हैं। तो ऐसे कहानी के माध्यम से आप क्या चीज़ कर सकते हैं, सब चीज़ को याद कर सकते हैं। कोरवा जो कि कोरवी बोलते हैं, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा। जो मैदानी क्षेत्र में आते हैं वो दिहाड़ी कोरवा, ऊपर क्षेत्र में पहाड़ी, आप पहाड़ जब से आते हो वो पहाड़ी कोरवा। ठीक है, ये जनजातियों का रूप बैगा। बैगा खासकर जो कि मैकल श्रेणी के पर्वत में पाया जाता है। बैगल लोग यहाँ तक फैले हैं। देखिए अब कहाँ से स्टार्ट हुआ है बैगा लोग का, जो आप यहाँ खैरागढ़, छुई खदान खैरागढ़, कबीरधाम। ठीक है, ये आपका गोरिल्ला पेंड्रा मंडवाही, और ये आपका एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोरिया तक क्या मिलेंगे आपको इस यहाँ पे क्षेत्र, ये मैकल श्रेणी का पर्वत क्षेत्र है। इसके ऊपर भी आपको क्या मिलेंगे, खासकर बैगा लोग मिलेंगे। ठीक है, जिनकी जीवन शैली कृषि पद्धति भी होती है ना। और यहाँ पे अभी जो उनके ऊपर बहुत बदलाव आ रहा है, क्योंकि आज का जो समाज है जो चेंज हो रहा है, बहुत बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है इनकी संस्कृति पर भी। तो मैकल श्रेणी वाला पर्वत जो क्षेत्र है खासकर बैगा लोग के लिए है उस क्षेत्र पे। अब देखिए दूसरा आप कहा गया अबुझ माड़िया, जो कि नारायणपुर क्षेत्र में, खासकर इसका उल्लेख है नारायणपुर क्षेत्र में। अबुझ, अबुझ का अर्थ होता है
क्या अज्ञात, ठीक है। आज रखेंगे अबुझमाड़िया शब्द का अर्थ होता है अज्ञात या अनजान, ठीक है। माड़िया का अर्थ होता है पहाड़ी, इसलिए अबुझमाड़िया का शाब्दिक अर्थ क्या है, अनजान पहाड़ी। यानी इस क्षेत्र की जो नारायणपुर वाला क्षेत्र पहाड़ी है आज भी अज्ञात है, अनजान है, ठीक है। खासकर नक्सल जो क्षेत्र है ये माना जाता है अबुझमाड़ क्षेत्र, क्योंकि यहाँ नक्सलियों के लिए छुपना बहुत ही आसान होता है। अबुझ 723 ऑपरेशन अबुझ 723 चलाया गया इस क्षेत्र में, खासकर जितने भी नक्सली उनको भगाने के लिए, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके, यहाँ पे जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसका विकास हो सके, ठीक है। अब ये जनजातियाँ मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि यानी पेद्दा कृषि करती हैं, और ये खासकर मादरी नृत्य करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से दो आपका क्वेश्चन बन गया, मादरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, और आपका पेद्दा कृषि स्थानांतरित कृषि जो कि अबुझमाड़िया क्षेत्र पर। अब देखिए ये जो पूरा पहाड़ वाला क्षेत्र है ये वाला, अब इस पहाड़ के क्षेत्र में पहली बार झंडा लहराया गया किसके द्वारा, हमारे जो डीआरजी और पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा काफ़ी बड़ा नक्सल अभियान चल रहा है अभी भी इस क्षेत्र में। और याद रखेंगे ये न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि महाराष्ट्र गढ़चिरौली वाले जो पुलिस प्रशासन है उन सब, ये संयोग तेलंगाना, ठीक है, इन तीनों, आंध्रा जो कि तेलंगाना, इन तीनों के द्वारा मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है खासकर इस पहाड़ी क्षेत्र में। तो याद रखेंगे अब ये पहाड़ी क्षेत्र है खासकर, तो ये जब पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ है, यहाँ पे है ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब इनका जो कृषि पद्धति है पहाड़ों में जो पेड़ है उनको काट कर किया जाता है अबुझमाड़ क्षेत्र की, तो ये पेद्दा कृषि जो कि स्थानांतरित कृषि के तौर पर आता है। पहाड़ के ढलानों पर पेड़ों को काट कर कृषि भूमि तैयार किया जाता है अबुझमाड़ के द्वारा। अब बात करें कमार जनजाति जो कि खासकर गरियाबंद और धमतरी में निवासरत है इस क्षेत्र पर। कमार, मैंने गरियाबंद में एक व्यक्ति की कहानी सुनाई। गरियाबंद में एक व्यक्ति है खमारी, जिसका जो खमारी कह सकते हैं इसको या कमारी भी बोल सकते हैं, जिसकी दो पुतली थी, पुतला और पुतली। पुतली का जो कमर जब बहुत ज़्यादा जल गया था, ठीक है, इसको पाए हुए हैं, इसका पुतली का जो है कमर जलना, तो जलने को हम थोड़ा सा कहते हैं भूंजा गया, रे बहुत ज़्यादा भूंजा गया। तो भूंजिया जनजाति, कमार जनजाति कहाँ पाया जाता है, खासकर गरियाबंद क्षेत्र में पाया जाता है। कमार जिसकी बोली है कमारी, ठीक है। तो आप यहाँ से एक कहानी के माध्यम से याद कर सकते हैं कमार के बारे में, आप कभी नहीं भूलेंगे गरियाबंद से संबंधित, अगर कहानी के माध्यम से आप याद रखेंगे, ठीक है। कमार, अब देखो अगर कमारी बोली, अब कमारी बोली करते क्या हैं, खासकर इनके देखिए इनका जो आभूषण है, कुछ आदिवासी जो खासकर हैं ये क्षेत्र में आते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है इन्हें। तो कमारी लोग खासकर बांस का कार्य करते हैं, किसका, बांस का कार्य। याद रखेंगे अगर आपको कमारी बोली आती है तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। किसके, बांस से बने, जो कि उनके द्वारा जो तैयार किए, जैसे सोफा चटाई वटाई जो भी तैयार किया जाता है बांस से, जो जो चीज़ बन सकता है घर में डेकोरेशन संबंधित सामान भी देख सकते हैं। एक महिला है जो कि कमार जनजाति संबंधित बढ़िया प्यारी तरीके से एक सोफा का या फिर जो भी चटाई वटाई बना रही है, ठीक है। अगर आप इस कुछ खरीदना चाहते हैं, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति को कोई डिस्काउंट नहीं, अगर आपको इनकी बोली आती है कमारी बोली तो आपको स्पेशल 50% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। कितना प्रतिशत, 50% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक। ये है कमार संबंधित जो कि गरियाबंद क्षेत्र में पाया जाता है, खासकर धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद क्षेत्र में, और विशेषकर गरियाबंद आंसर लेता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। अब गरियाबंद यहाँ पर इस क्षेत्र है, ठीक है। अबुझमाड़ जो कि नारायणपुर क्षेत्र, मैंने बगल में रखा हुआ है। मैकल श्रेणी पर्वत मैंने बताया जो कि ये वाला क्षेत्र और खासकर कोरिया जिले तक फैला हुआ है, ठीक है। अब आता है पहाड़ी कोरवा, ठीक है। पहाड़ी कोरवा जो कि सीधा आप कोरबा से स्टार्ट करेंगे और बढ़ जाएंगे जशपुर के उत्तरी की ओर, सूरजपुर, जशपुर, सरगुजा, ठीक है, बलरामपुर। ये जो क्षेत्र है खासकर पहाड़ी कोरवा दिहाड़ी कोरवा का क्षेत्र है। कहाँ पर, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा का क्षेत्र। ये भी एक क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। बिरहोर, बिरहोर के भाई जोगेश्वर यादव जी, बिरहोर जो कि कहानी मैंने आपको बहुत प्यारे तरीके से बताई, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। और इस कहानी के माध्यम से आप ये बता दीजिए डायरेक्ट कि भैया अगर आप जाओगे रायगढ़ तो मिल जाएंगे बिरहोर, जशपुर जाएंगे तो मिलेंगे बिरहोर, कोरबा और बिलासपुर, लेकिन इनको थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इनको थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप 2-4 व्यक्ति को समाज में मिलाते हैं तो आपको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप जाइए जोगेश्वर यादव जी के साथ घूमिए, बढ़िया उनको ढूंढिए। तो बिरहोर को ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी है। अब ये हो गए 5 विशेष पिछड़ी जनजाति। अब बिरहोर जनजाति जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति है, खासकर ये जनजाति झारखंड राज्य के सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है। जनजाति ये घूमवर्तु प्रवृत्ति के होते हैं, यानी बहुत घूमते हैं। देखिए इनको ये क्या है, अपना जीवन शैली ऐसे ही बिताते हैं, यहाँ वहाँ थोड़ा काम करते हैं, बताते हैं और बताते भी नहीं कि भाई हम बिरहोर हैं, और जंगल में रहकर जीवन यापन करते हैं आज भी। बिरहोर जनजाति के लोग कृषि के साथ बांस और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं से टोकरी आदि बनाकर अपना जीवन आज जो कि चलाते हैं। अब बिरहोर जब सामने नहीं आ रहे तो भाई स्वाभाविक सी बात है, कोई छोटा मोटा कार्य करके या कुछ बना के जंगल वंगल से काट वाट ला के बढ़िया बेच के अपना खाना वाना खाते हैं, बढ़िया
एकदम अलग रहते हैं, लोगों से ज़्यादा मिलते नहीं, कुछ कहते नहीं, कोई किसी से मतलब नहीं इनको, बिरहोर को। ठीक है। अब जो राज्य सरकार, अब तक तो हमने पांचों को जाना, अब राज्य सरकार किसको कहता है? पंडो और भूंजिया को कहता है कि भाई आप विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हो। पंडो जो कि खासकर सरगुजा क्षेत्र में पाए जाते हैं, पंडो की बोली है पंडोप, याद रखेंगे। ठीक है। अब देखो, पंडो की बहुत अच्छी कहानी है। पंडो अपने आप को पांडव वंश के वंशज समझते हैं। पांडव जो 5 पांडव हैं अपने, तो उनके वंशज समझते हैं और कहा जाता है कि हम उनके वंशज हैं, पंडव मानते हैं। ठीक है। क्योंकि इन जो पंडोप हैं खासकर धनुर्धारी होते हैं, और ये धनुर में बहुत मतलब इनके जो स्किल बहुत अच्छा होता है, और ये अपने आप को पांडव के वंशज कहा जाता है, जो महाभारत से संबंधित, महाभारत के पांडव का वंशज मानती है पंडोप। ठीक है। सरगुजा बलरामपुर निवासरत है। पंडव जनजाति कुछ अनोखी परंपरा रीति रिवाज संबंधित। ठीक है। और ये जो है कि इनका जो जो कह सकते हैं कि विशिष्ट रीति रिवाज है, और ये आप ऐसे कहानी के माध्यम से याद रख सकते हैं। खुद को एक एकलव्य का वंशज भी मानते हैं पंडोप। ठीक है। जिन्होंने गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखी थी। ठीक है। कुछ पंडो जनजाति के लोग खुद को एकलव्य का वंशज मानते हैं। ये है पंडोप की कहानी। अब मैं बात करूँ भुंजिया, भुंजिया की बहुत अच्छी कहानी है। भुंजिया जो है, मैंने आपको पुतला पुतली के जलने की कहानी से रिलेट किया था, तो ऐसा माना जाता है जो भुंजिया खासकर गरियाबंद, जो कि राम और सीता जी का वनवास काल का बहुत सारा क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र में रहा है, तो यहाँ पे जो उस समय शिव और पार्वती जी निवासरत थे। ठीक है। शिव और पार्वती जी के पास, अब ये कहानी है, आप कह सकते हैं कहानी है, पौराणिक कथा है, महा कहानी कह सकते हैं। शिव और पार्वती जी के पास एक पुतला और पुतली। ठीक है। पुतला और पुतली, तो शिव जी जो कि प्रसाद, पुतला और पुतली जो कि शिव जी प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, उस समय क्या हुआ, उनके जो चिलम से उनके पुतली में आग लग गया, इनके घर में आग लग गया, तो पुतला पुतली जल गए। ठीक है। बहुत ज़्यादा जल गए, तो जलने, ठीक है, तो जलने शब्द से भुजलना यानी भुंजना, भुंजा जाना, तो भुंजिया अपने आप को उस समय से ऐसा भुंजिया, ऐसा जनजाति कहने लगे। अब भुंजे जनजाति जो है खासकर, अब कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि जो जब राम और सीता जी का वनवास काल इस क्षेत्र पे था, दंडकारण्य क्षेत्र पे, ठीक है, तो अब ये जो भुंजा जनजाति, खासकर जो इनका रसोई घर है, लाल बंगला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राम और सीता की कहानी सभी को पता है। राम और सीता जी की, जब सीता जी का हरण हुआ था, ठीक है, लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींचा था। ठीक है। उसके बाद भी सीता जी जो कि अपने रसोई घर से खाना लेके चले गई रावण के पास, बढ़िया, जो कि यहाँ पे सीता सीताहरण, ठीक है, कह सकते हैं। अब ये जो क्षेत्र है खासकर, अब ऐसा माना जाता है कि जो भुंजिया के, अब भुंजिया जो कि भुंजिया के जो पति हैं, पति लोग क्या करते हैं, जंगल में खासकर क्या करते हैं, लकड़ी वकड़ी काटने जाते थे, तो जो कि महिलाएं थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब बोले कि भाई हमारे साथ, कहानी के माध्यम से, अगर हमारे साथ कभी ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, तो ये लक्ष्मण जी की पूजा करने लगे। किसकी? लक्ष्मण जी की पूजा करने लगे, और बोले कि लक्ष्मण जी हमें कुछ तो बताओ, अगर हमारे साथ कभी कुछ हुआ, क्योंकि हमारे पति देव तो हमेशा जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं, अगर हमारे साथ कभी कुछ हुआ तो हम कैसे करेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, जब आप अपना घर बनाएंगे, घर में रसोई घर को अलग से बनाइए, अलग, थोड़ा सा अलग रखिए घर बाकी रूम से, और उसको लाल से पोतिए, लाल कलर लगाइए, और मैं वहाँ 3 लाइन खींचूंगा आप लोग के लिए, खासकर महिलाओं को ऐसा कहते हैं। तब से एक प्रथा चलती आ रही है, लाल बंगला, लाल घर। ठीक है। तो ये है कहानी। ठीक है। देखिए, बहुत समय पहले भगवान श्री राम और वनवास पड़ते दंडकारण्य क्षेत्र में आए थे। ठीक है। भिक्षा मांगने समय ये लक्ष्मण रेखा, जो कि खासकर आपको सभी को कहानी पता होगी राम लक्ष्मण जी की। ठीक है। तब से जो कि देखिए, लक्ष्मण जी ने कहा, जब तब यहाँ से देखिए इन लोग आग्रह किए, किससे? लक्ष्मण जी से कहने लगे। ठीक है। अब वो सोचने लगी कि रोज हमारे प्रति जो कि जंगल जाते हैं, घर की महिला अकेली रहती है, उनके साथ भी ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। ठीक है। लक्ष्मण जी से प्रार्थना करने लगे। माता सीता के लिए लक्ष्मण रेखा बनाई थी आपने, तो हमारे रसोई घर की रक्षा के लिए भी कोई उपाय कीजिए। तब से क्या हुआ कि अलग रसोई घर बनाया गया, एक छोटी कुटिया, जिसमें 3 लक्ष्मण रेखाएं खींच दूंगा, ऐसा कहा लक्ष्मण जी ने कहा। कोई भी बाहरी व्यक्ति उसमें नहीं आ पाएगा। तब से, यानी कोई भी बाहरी व्यक्ति इनके लाल घर, यानी इनके रसोई घर में, इनके गोत्र समाज से अगर कोई दूसरा व्यक्ति अलग, उनके अलावा कोई अगर व्यक्ति नहीं जा सकता, मात्र इनके गोत्र समाज से संबंधित, जो कि खासकर उन्हीं लोग उस रसोई घर में जाते हैं। अगर उस रसोई घर में कोई दूसरा गया, ठीक है, तो उस रसोई घर को तोड़ दिया जाता है। आज भी ऐसी रूढ़िवादी प्रथा चलती है। ठीक है। तब से भुंजे जनजाति ने अपने घर के बाहर अलग रसोई बनाना शुरू किया। लाल बंगला कहते हैं इसकी, बाहरी रंग लाल होता है, अंदर से गेरुआ।
ठीक है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति गलती से भी चले जाता है लाल बंगले के अंदर तो उसे तोड़ दिया जाता है। तो ये है कहानी। कहानी के माध्यम से भुंजिया की कहानी बहुत अच्छी है। आप इनका गोदना टैटू वैटू वाला चीज़ है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछता है लाल बंगला रसोई घर किस जनजाति संबंधित है, जो कि भुंजिया जनजाति से संबंधित है। ये थी कहानी भुंजिया जी की। अब बात करते हैं गोंड जनजाति, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख जनजाति है। भाई गोंड जनजाति क्या दक्षिण में सिर्फ पाई जाती है? जी नहीं, उत्तर और आपका मध्य छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा थोड़ा इसका निवासरत है। जब बात करते हैं गोंड, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख जनजाति और सबसे ज़्यादा उप शाखाएँ इसी के अंतर्गत है। लगभग 40 उप शाखाएँ हैं किसके अंदर? गोंड जनजाति के अंदर, यानी 40 लगभग 30 शाखाएँ हैं, ठीक है। 41 उपजातियाँ एवं 30 शाखाएँ हैं गोंड जनजाति के अंदर, ठीक। अब गोंड जनजाति यानी भाई यहाँ गोंड फैला, जो कि गोंड जनजाति का ऊपर भी निवासरत है, ऊपर तक है। आप यहाँ देखेंगे सरगुजा में, सूरजपुर में है, ठीक है। आपका ये अगर देखा जाए मैप के हिसाब से बिलासपुर है, ये कोरबा में निवासरत है, एक कबीरधाम में निवासरत है। बाकी पूरा आपका बस्तर संभाग में तो गोंड मिलेंगे ही, ऊपर धमतरी साइड भी आपको पाए जाते हैं, ठीक है। अब संकर जनजाति, मिश्रित जनजाति मैंने आपको बताया। देखिए भैना जनजाति किससे मिला है? बैंगा, जो बैगा और कंवर जनजाति से। धनवार जनजाति गोंड और कंवर। क्यों? क्योंकि जब दो अलग अलग संस्कृति का मिलाप होता है तो कोई एक नई जनजाति का विकसित, ऐसा आप मान सकते हैं। मंझवार, मांझी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दो जो भैना कंवर कहाँ पर कहा जाता है? ये जो खासकर कोरबा शक्ति वाला क्षेत्र है, भैना के नीचे ये बिलासपुर वाले क्षेत्र में भैना कंवर यहाँ आपको देखने को मिलता है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए यही हमने पढ़ा, दो अलग अलग भाषा का जो परिवर्तनशील होता है। अब इनके बोलियों को समझते हैं। बोली, भाषा, मानक भाषा मैंने आपको बता दिया है। बोली स्थानीय क्षेत्र पे बोली जाने वाली, जो कि संवाद के लिए यूज़ किया जाता है, बोली कहलाती है। यानी इसमें आप ऐसा भी जोड़ सकते हैं, बोली में क्या कोई व्याकरण होता है? जी नहीं, कोई भी व्याकरण नहीं होता है। भाषा, थोड़ा बहुत व्याकरण रहता है इसमें, भाषा में व्याकरण पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो मानक भाषा है उसके जो व्याकरण का शुद्धिकरण, मतलब बोल सकते हैं कितना शुद्ध होता है, तभी जाके जो कि सरकारी कामकाज या प्रकाशन में उसका उपयोग होता है भाषा का, ठीक है। मानक भाषा का, खासकर मानक भाषा का, ठीक। अब उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र, मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र, या आपका दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए इनकी कल्चरल सांस्कृतिक क्षेत्र, जो अगर देखेंगे यहाँ इमेज के माध्यम से एकदम क्लियर कट दिख रहा होगा आपका। इनका जो जीवन शैली है, खान पान, रीति रिवाज, पर्व त्यौहार, सब कुछ अलग है। सब अपनी अपनी रीति रिवाज को, संस्कृति को मानते हैं, ठीक है। और कभी कभी देखो आप थोड़ा सा अगर कहीं दूसरे स्टेट में जाओगे तो आपको भी थोड़ा भाषा का असर पड़ता है, आप थोड़े बोली में चेंजेस आता है। तो इसी से ही प्रकार से ही थोड़ा बहुत मिश्रण होता है बोली संस्कृति का। जब दो अलग अलग संस्कृति का मिलाप होता है तो क्या होता है, एक नए बोली का भी जन्म होता है। जैसे देखिए हल्बी, हल्बी कैसा है? बस्तर अंचल की संपर्क भाषा, ये सर्वाधिक बस्तर क्षेत्र में बोली जाती है। भतरी बोली ओडिया और हल्बी का मिश्रित रूप है भतरी। अब भतरी, जो भतरी और गदपा कहाँ बोला जाता है? खासकर ये जो आपका बस्तर क्षेत्र है, सॉरी ये आपका बस्तर क्षेत्र है, ठीक है। बस्तर क्षेत्र में क्या बोला जाता है? भतरा और गदबा जनजाति पाई जाती है। तो भतरा जो कि भतरी बोली बोलती है और गदबा जो कि गदबी बोली बोलती है। क्या बोलते हैं? भतरा और गदबा, ठीक है। भतरा और गदबा की जो बोली है क्या है? भतरी और गदबी बोली। तो ऐसे आपको याद रखना है, जब दो अलग अलग संस्कृति या दो अलग अलग गुण का मिलाप होता है तो एक नई बोली या भाषा का जन्म, या फिर आप बोल सकते हैं संस्कृति का भी जन्म होता है। तो उसी तरह भतरी बोली किस दो शब्द से? ओडिया और हल्बी का मिश्रित रूप है भतरी। हल्बी बोली का उत्पत्ति कैसे हुआ? जैसे मराठी, तेलुगु, संस्कृत से मिलकर हल्बी बोली का उत्पत्ति हुआ। हल्बी बोली जो कि खासकर सांस्कृतिक, ठीक है, अपने जो आर्थिक से समृद्ध जनजाति है, कह सकते हैं आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कहलाती है हल्बी। हल इन्होंने बहुत चलाया भाई, पहले इतना हल चलाया कि पूरा धान पका पका के बढ़िया अमीर हो गए। कौन? हल्बी वाले, इकोनॉमिक वाइज। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? तो हल्बी है आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति, ठीक है। और खासकर सदरी, सदरी बोली कहाँ बोली जाती है? सरगुजा अंचल की संपर्क बोली आपसे पूछे तो याद रखना है सदरी, ठीक है। सरगुजा क्षेत्र के अंचल। और बस्तर की क्या है? हल्बी। अब दोरला जनजाति कहाँ पर है? खासकर जो कि सुकमा जनजाति, जो सुकमा क्षेत्र में पाया जाता है बोली, ठीक है। देखिए दोरली खासकर जो तेलुगु भाषा से प्रभावित है, दोरली तेलुगु से प्रभावित है दोरली। तो आपका एकदम सिंपल सॉल्यूशन है कि जब दो अलग अलग संस्कृतियाँ, तो ऐसा मिलाप हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, तो उसी के माध्यम से। अब इनके बोलियों को एकदम आसान है याद करना, एकदम। देखिए खासकर जो कि उराव, कंवर, उराव और नगेशिया कौन सी बोली बोलते हैं? सदरी बोली बोलते हैं। उराव एक और बोली बोलती है कुड़ुख, कुड़ुख बोली बोलती है उड़ाव। अब यहाँ से ट्रेस करते हैं, ठीक है, ऊपर से। आप देखिए
मुरिया जो कि कोयतुर बोली बोलती है, माड़िया भरोटी, अभुज माड़ी, माड़ी बैगा जो कि बैगानी, प्रधान जो गोंडी, गोंड गोंडी बोलते हैं, दंडामी माड़िया लोग भी गोंड गोंडी बोलते हैं, कमार कमारी बोलते हैं, कंडरा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी जो कंडरा है खासकर ये धमतरी और महासमुंद वाला जो क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। धमतरी महासमुंद गरियाबंद क्षेत्र में कंडरा जनजाति, और ये छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। बिरहोर आपका ये जो क्षेत्र है सरगुजा जशपुर क्षेत्र है, ये जो ये 3 जिला ऊपर का उस तरफ आपको बिरहोर मिल जाएंगे। बिंजवार सबरी, ठीक है, बिंजवार जो कि सबरी सबरी बोलते हैं, कौन सा, सबरी जनजाति, सबरी बोली। कोरवा जो कि कोरवी बोलते हैं, कोंद कुई बोलते हैं, भतरा भतरी, परजा परजी, धुरवा धुरवी। तो इनकी बोली से आपको डायरेक्ट पूछता है कि कौन से जनजाति क्या बोलते हैं, है ना। तो इसका चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान देना है, ठीक है। आप जब भी इसको पढ़ेंगे तो याद देंगे कि जो बोली है आपसे पूछा जाएगा उसको अच्छे से याद कीजिएगा। मुड़िया जो कि खासकर कोयतूर, माड़िया भरोटी, अबुझ माड़िया, माड़ी बैगा बैगानी, प्रधान गोंडी, यही चीज़ हमने पढ़ा। पंडो जो कि ऊपर क्षेत्र में पाए जाते हैं, हाँ पंडोप, ठीक, पंडोप पंडो जनजाति पंडोप, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है। सौता जो कि ओडिया, ये जो सौता जनजाति क्या बोलते हैं, ओडिया बोलते हैं। भारिया भसोटी, धांगड़ कुड़ुक, सौरा, सौरा जो कि महासमुंद क्षेत्र में, ठीक है, सौरा जो कि महासमुंद क्षेत्र में सबर बोलते हैं, इनका जो सबर बोली है। कोंद जनजाति जो कि कुई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुई, कोंद जनजाति। अब यहाँ पे कॉमन एक हो जाता है, प्रधान गोंड, राजगोंड, दंडामी माड़िया गोंडी बोली बोलते हैं। नगेशिया, उराव, कंवर सदरी बोली बोलते हैं। तो ये बोली संबंधित इनके जो क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। अब देखिए हमने जनजातियों को पढ़ा, क्या आपका उत्तरदायित्व नहीं बनता है कि इनका विकास किया जाए। अब जब बात करते हैं हम विकास की, तो अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण लाया गया, कब पूछा गया था एग्जाम में, जो कि 27 फरवरी 2019 को इस अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी के आधार पर इसका गठन किया गया। अब इसके जो मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, अब इसका मुख्यालय 3 भाग में देखिए आप, सरगुजा, मध्य और बस्तर क्षेत्र, बस्तर विकास प्राधिकरण, क्या बोलेंगे, आपको 3 विकास प्राधिकरण देखने को मिलते हैं, खासकर उत्तर, मध्य और दक्षिण। अब इसका मुख्यालय आपसे पूछता है, ठीक है। तो बस्तर क्षेत्र का जो मुख्यालय है, खासकर विकास प्राधिकरण का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ पर है, जो अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण का मुख्यालय पूछता है, जो कि जगदलपुर में है। सरगुजा का जो कि अंबिकापुर में है, आप जो सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो कि अंबिकापुर में, और मध्य विकास आदिवासी विकास प्राधिकरण जो कि आपका कहाँ पर है, खासकर रायपुर में है। इसका आपका विशेषकर ध्यान देंगे। मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के मुख्यालयों की, आपको 3 चीज़ याद रखना है, 3, बस्तर, सरगुजा और मध्य। मध्य में रायपुर मुख्यालय है, सरगुजा में आपका अंबिकापुर और बस्तर में जगदलपुर। तो और इसका जो गठन कब हुआ था, 27 फरवरी 2019 को इसका गठन हुआ था। भाषा के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे तो भाषा के आधार पर ऊपर वाले को कहा गया मुंडा भाषा परिवार, और मध्य वाले को कहा गया आर्य भाषा, और ये द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है। अब इसमें भी कुछ अपवाद है। अब देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया, क्या सिर्फ कुछ जनजातियां सिर्फ ऊपर पाई जाती हैं, नीचे नहीं पाई जाती। तो ऐसा क्या हुआ कि कुछ कुछ जनजातियाँ अपवाद हैं। जैसे अपवाद के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी जनजाति हैं जो ऊपर क्षेत्र में भी पाई जाती हैं, ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। जैसे उराव जनजाति नीचे भी पाया जाता है, ठीक है, और आपका गोंड जनजाति ऊपर। तो कुछ ऐसे अपवाद हैं। तो भतरा और गदबा जो कि बस्तर क्षेत्र में, खासकर भतरा और गदबा, तो गदबा वाले कुछ कुछ ऊपर में पाते हैं, तो ये एक अपवाद है कि गदबा ऊपर पाता है। हलबा जो कि खासकर दक्षिण क्षेत्र बस्तर अंचल की संपर्क भाषा है हलबा। तो क्या हलबा मध्य क्षेत्र में नहीं फैला होगा, ज़रूर फैला है। तो हलबा भी यहाँ पे पाया जाता है, हलबा जो कि मध्य में भी आता है, एक अपवाद है। खासकर भतरा भी जो बस्तर में है वो खासकर ऊपर में भी आया है, तो ये कुछ अपवाद के अंतर्गत आता है। पंडो जनजाति जो खासकर जशपुर ऊपर साइड आता है पंडो, अभी पंडो जनजाति जो कि मध्य में भी मिलता है। तो ऐसे चीज़ों को कहा गया है अपवाद, जो कि इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हलबा, भतरा, पंडो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब दक्षिण भाषा सांस्कृतिक यानी दक्षिण भाषा परिवार के अंतर्गत उराव आते हैं, ठीक है। उराव जो कि उराव कहाँ मिलता है आपका, उराव जो राव और मांझी सो रहे थे, कोरकू वाला कहानी उत्तर से संबंधित, तो उराव वाले कुछ कुछ दक्षिण में भी पाए जाते हैं, इसलिए कहा गया अपवाद। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत उराव भी आते हैं। बाकी आते ही हैं, दंडामी माड़िया, माड़िया, परजा, भत्रा, दुर्वा, ठीक है, बाकी सारी जनजातियाँ आते ही हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो हलबा वाले थोड़ा यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि आपका आर्य भाषा परिवार में पाए जाते हैं।
ठीक है। अगर उराव कहाँ पर है आपका, उत्तर वाले यानी मुंडा भाषा परिवार। अब मुंडा भाषा परिवार है, उराव वाले भी यहाँ थोड़ा बहुत पाए जाते हैं, तो अपवाद के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और भतरा वाले, जो भतरा और गदवा बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है, भतरा वाले कहाँ चले गए, थोड़ा बहुत मिडिल में। तो ये सब अपवाद आपसे पूछा जाता है, तो इस चीज़ का याद रखेंगे। इनकी बोलियों को आशा करता हूँ सभी को अच्छा समझ में आया होगा। कहानी के माध्यम से हमने कुछ चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की, उनके संस्कृति के मिलाप के आधार पर। आपको ऐसे ही अगर याद करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, ठीक है। और हमने ये भी जाना कि इसके विकास यानी इनका डेवलपमेंट तो बनता है भाई। अब इतना जब पिछड़ी जनजातियों की बात करें, उनकी जनसंख्या कम है, साक्षरता दर कम है, ठीक है, अत्यंत कम साक्षरता दर है, घटती जनसंख्या है, उनकी जो जीवन शैली है बहुत अलग है, आदिम जनजाति वाली है, तो आदिम जीवन जीते हैं अभी भी। तो ऐसे में आपका भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि इसके विकास पर काम किया जाए। और उसका जो खासकर है विकास प्राधिकरण का उल्लेख, और इसके आपके पूछता है कि कहाँ कहाँ इसके जो विकास, जो जनजाति विकास प्राधिकरण का मुख्यालय आपसे पूछता है, ये भी मैंने आपको बताया। इस चीज़ का आप विशेषकर ध्यान देंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये हमारा हुआ बोली कंप्लीट। बाकी इसके जो बचे टॉपिक है, जनजाति के पर्व त्यौहार को हम पढ़ेंगे कि इनके जो त्यौहार हैं कौन है, और साथ ही साथ इनके से संबंधित जो आदिवासी व्यक्ति हैं, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको, इनके पीछे इन्होंने कार्य किया होगा, इनको जो आगे लाने का काम किया होगा। कुछ प्रमुख व्यक्ति हो गए, ठीक है, इन आदिवासियों से संबंधित, उनको हम कवर करेंगे, वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ सभी को अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, ठीक है। धन्यवाद।